हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो साइटोलॉजी में हमारे आपके बीच चर्चा चल रही थी। सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था कि सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है और परमेबल होती है। और मैंने ये भी बताया था बाहर से अंदर की तरफ सेल वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, मिडिल लैमेला। उसके जस्ट नीचे कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके अंदर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल होती है। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट मैंने बताया था। और सेल वॉल केवल मैंने बताया था प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच मेजर डिफरेंस जो होता है वो सेल वॉल का ही होता है। दूसरी बात देखा जाए, मैंने बताया था कि अगर जो एल्गी के अंदर सेल वॉल की बात की जाए तो इसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सेलुलोज होता है, ग्लैक्टिन्स होता है, मैनान्स होता है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैल्शियम सिस्टोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ग्रेप्स ऑफ वाइन, वैसे ही इसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं सेल के अंदर। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, केवल राइबोसोम पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। और यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सब सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले लीजिए, गोल्जी बॉडीज़ को ले लीजिए, माइटोकांड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आते हैं। तो सपोज करिए हम बताने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक, ये प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं। शार्ट में क्या कहते हैं, ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखा जाए, सपोज करिए यहाँ पर एक सेल है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है ER के ऊपर, तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने बताया कि प्रत्येक सेल के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर ये सेंटर में क्या पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया। तो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस आगे चल करके बताएंगे तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अंदर क्रोमैटिन रेटिकुलम कर्नेट पाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यह है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अब इसके अंदर देखा जाए, आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के और सेल मेम्ब्रेन तक इस प्रकार से एक नेट पाया जाता है, एक जाल फैला रहता है। और ये जो जाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हम एक तरफ बता रहे हैं और पूरी सेल में ये चारों तरफ इस प्रकार से एक नेट के रूप में ये फैला रहता है। इस प्रकार से नेट के रूप में ये फैला रहता है, इस प्रकार से एक नेट के रूप में। और इसी नेट के बीच बीच में सेल ऑर्गेनेल्स लोकेटेड होते हैं और उसी के कारण सेल ऑर्गेनेल्स इधर उधर बिल्कुल नहीं मूव कर सकते हैं। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होकर के और सेल मेम्ब्रेन तक पूरे नेट के फॉर्म में फैला रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह सेल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन कहलाती है और इसे क्या कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हैं तो एक साइड में बनाया है। इसी प्रकार से पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेट के फॉर्म में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल के अंदर के मटेरियल को, सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को दो पार्टों में डिवाइड कर देता है। दो पार्ट देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो पार्ट ये होता है जो यहाँ पर ये ल्यूमेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ये कैविटी होती है, ल्यूमेन होती है, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनल कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ल्यूमिनल कहलाता है या ल्यूमिनेल कहलाता है, लुमिनेल कहलाता है। तो एक ल्यूमिनेल कहलाता है और इसी को क्या कहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनसाइड ईआर। ये ईआर के अंदर का कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं इनसाइड ईआर, ईआर के अंदर की कैविटी कहलाती है। और एक कौन सा होता है, आउटर कंपार्टमेंट होता है। तो ये क्या कहलाता है, आउटर कंपार्टमेंट कहलाता है। ये आउटर कंपार्टमेंट या इसी को कहते हैं आउटसाइड ल्यूमिनेल कहलाता है। तो या इसी को क्या कहते हैं, आउटसाइड ल्यूमिनेल कहलाता है, ल्यूमिनेल कहलाता है। तो यहाँ पर ईआर की प्रेजेंस के कारण सेल के साइटोप्लाज्म जो होता है दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो ईआर के अंदर का चैम्बर, जैसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनेल कहते हैं। ये कहाँ पर मिलता है, इनसाइड ईआर। और दूसरा बाहर का आउटर कंपार्टमेंट, मतलब आउटसाइड ऑफ ल्यूमिनेल कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटसाइड ऑफ ल्यूमिनेल कहलाता है। और इसके अंदर जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अब देखा जाए चूँकि नेट के फॉर्म में फैला हुआ है, इसका मतलब ये सेल का साइटोस्केलेटन भी बनाता है, सेल का साइटोस्केलेटन भी बनाता है। अब देखा जाए ईआर की सरफेस पर 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर पाया जाता है, तो नियर द न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑप्शन ये था, नियर द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ ईआर ऐसे हैं जिनकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं। इस प्रकार से जिन ईआर की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये सेल के सेंटर की तरफ पाए जाते हैं, मतलब नियर द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस पर यही बात क्वेश्चन पूछा गया था। और आरईआर प्राय उन सेल में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन का सेंसिस होती है। किसकी सेंसिस होती है, प्रोटीन की सेंसिस होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये राइबोसोम ईआर की सरफेस से किसके द्वारा अटैच रहते हैं, तो आपका आंसर होगा राइबोफ्लोविन, एक प्रोटीन होती है उसके द्वारा अटैच रहते हैं। जैसे तुमने देखा है कि किसी फार्म के ऊपर आप अपनी फ़ोटो चिपकाते हो तो किसके द्वारा चिपकाते हो, गम के द्वारा, गोंद के द्वारा चिपकाते हो। वैसे ही राइबोसोम ईआर की सरफेस पर राइबोफ्लोविन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइबोसोम ईआर की सरफेस से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो राइबोफ्लोविन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। और आरईआर जो पाया जाता है ये सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। तो जिन ईआर के ऊपर
राइबोसोम पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, RER कहते हैं। इन्हें कहा जाता है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्या है, राइबोसोम होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कहलाते हैं। तो इसका मतलब RER जनरली ऐसी सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उन सेल में ये पाए जाते हैं। और जिन ER की सरफेस पर राइबोसोम नहीं अटैच होते हैं, उनकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, SER कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, SER कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रायः ऐसी सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड की या स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है, वहाँ पर ये SCR पाए जाते हैं। और SCR डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, मतलब सेल के पेरिफेरल रीजन में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल के पेरिफेरल रीजन में ये SER प्रेजेंट होते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है SCR के बारे में। और ये SCR केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने बताया है ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टेंट कंपार्टमेंट। एक तो मैंने बताया लिम्यूनल, मतलब इनसाइड ER, और दूसरा एक्स्ट्रा लिम्यूनल, मतलब साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। आगे मैंने बताया है जिन ER की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन ER की सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या प्रोटीन हार्मोन का सेक्रीशन होता है। दूसरी बात देखा जाए और ये RER न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं और SCR की सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। और ये ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है या लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण होता है, ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं। आगे देखा जाए तो ये चीज़ तुमको मैंने बताया है। तो ये ER सेल का एंडोस्केलेटन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन भी बनाते हैं और पूरे सेल के अंदर एक नेट के फॉर्म में फैले रहते हैं। तो ये ER के बारे में। तो ER केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में पाए जाते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है अगला, सेल ऑर्गेनेल्स। और एक बात बताएं, SCR जो होता है यही टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। SCR तुम्हें याद रखना है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। अगली बात देखा जाए, अगला सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडीज होते हैं। गोल्जी बॉडीज कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। एक कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। तो गोल्जी बॉडीज़ के बारे में देखा जाए इस प्रकार से, ये गोल्जी बॉडीज़ कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडीज़ बहुत सारी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनका नंबर अलग अलग होता है। और एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 3 से 20 तक हो सकती है। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोल्जी बॉडी कहलाते हैं। और इनकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था, कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था।
तो ये है कैमिलियो गॉल्जी ने डिस्कवर्ड किया था, गॉल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। और कब डिस्कवर्ड किया था? 1898 में डिस्कवर्ड किया था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए गॉल्जी बॉडीज़ की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, तो कैमिलियो गॉल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। और कब डिस्कवर्ड किया था? 1898 में डिस्कवर्ड किया था। दूसरी बात देखा जाए, गॉल्जी बॉडीज़ के कई नाम हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम भी कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? ट्रॉफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल्जी बॉडीज़ को ही क्या कहते हैं? ट्रॉफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तो चाहे हम डिक्टियोसोम कहें, चाहे गॉल्जी बॉडीज़ कहें, और चाहे हम ट्रैफिक पुलिसमैन कहें, तीनों बातें एक होती हैं। तो मैंने बताया गॉल्जी बॉडीज़ बहुत सारी वेरिएबल नंबर में, और कितना नंबर हो सकता है? 3 से 20 तक हो सकता है। सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का बना होता है, जैसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। तो एक सिस्टर्नी को अगर जो हम बाहर निकाल करके लाएं, तो एक सिस्टर्नी को अगर जो हम बाहर निकालते हैं इस प्रकार से, तो इसके किनारे कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। इसके किनारे मुड़े हुए होते हैं। जब मुड़े होते हैं तो इसीलिए ये कप या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसी दिखाई देती है? कप या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये हमने बनाया एक सिस्टर्नी। तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये सिस्टर्नी कहलाती है। ये सिस्टर्नी कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है, चूँकि इसके कॉर्नर मुड़े होते हैं, इसलिए इसमें 2 फेस डेवलप हो जाते हैं। ये वाला जो फेस होता है, इस फेस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स फेस कहलाता है। ये कॉन्वेक्स फेस कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है सिस फेस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये सिस फेस भी कहते हैं, इसे फेस कहते हैं। या इसी का तीसरा नाम क्या है? फार्मिंग फेस कहते हैं। ये फार्मिंग फेस कहलाता है, फेस कहलाता है। तो हमेशा तुम्हें याद रखना है सिस्टर्नी के कॉर्नर कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसमें 2 फेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये कौन सा फेस होता है? इसे कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, या सिस फेस कहते हैं, या फार्मिंग फेस कहते हैं। और ये हमेशा किधर रहता है? न्यूक्लियस की तरफ रहता है। तो सिस फेस कहाँ पर रहता है? टुवर्ड न्यूक्लियस रहता है। कहाँ पर रहता है? टुवर्ड न्यूक्लियस रहता है। आगे देखा जाए, ये वाला जो फेस होता है, इस फेस को क्या कहते हैं? इस फेस को कहते हैं कॉनकेव फेस कहते हैं। ये कॉनकेव फेस कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है ट्रांस फेस कहते हैं। ये कहलाता है ट्रांस फेस कहलाता है, फेस कहलाता है। या इसी को क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। मैच्योरिंग, इसे क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो चाहे हम कॉनकेव फेस कहें, चाहे ट्रांस फेस कहें, चाहे मैच्योरिंग फेस कहें, सारी बातें एक होती हैं। तो तुम्हें याद रखना है गॉल्जी बॉडीज़ कहाँ पर मिलती हैं? न्यूक्लियस के पास में पाई जाती हैं। और बहुत सारी फ्लैटेंट, हर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में इनका नंबर अलग अलग होता है। फ्लैटेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, समानांतर अरेंज होती हैं। एक को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अब चूँकि इनके कॉर्नर मुड़े होते हैं, इसलिए 2 फेस डेवलप हो जाते हैं। और 2 फेस कौन कौन सा? एक जो न्यूक्लियस साइड में होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, या सिस फेस कहते हैं, या फार्मिंग फेस कहते हैं। और दूसरा फेस कौन सा होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉनकेव फेस कहते हैं, या ट्रांस फेस कहते हैं, या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अब एक बात मैं और बताएं, सिस फेस और ट्रांस फेस इंटायरली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो तुम्हें याद रखना है सिस और ट्रांसफेज जो होते हैं इंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो नियर द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडीज नाम भी किसने दिया था? कैमिलियो गोल्जी ने ही यूज किया था नाम। दूसरी बात देखा जाए, इस एक सिस्टर्नी के अंदर का जो डायमीटर होता है 0.52 कितना होता है? 0.52 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसके अंदर का ये डायमीटर अगर देखते हैं तो कितना होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये डायमीटर तुमसे पूछ सकते हैं, इसके अंदर का डायमीटर कितना होता है, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। और ये सारी सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का नंबर वेरिएबल होता है। दूसरी बात देखा जाए, गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होता है टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट, और उन मटेरियल को या तो सेल के अंदर के टारगेट में डिलीवर करती है या सेल के बाहर सेक्रीट कर दिया जाता है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर से जो मटेरियल आता है वेसिकल्स के रूप में पैकेजिंग होती है। और ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस, और ईआर किससे फ्यूज होता है? सिस फेस से फ्यूज होता है। एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, और फिर मटेरियल कहाँ जाता है? मैच्योरिंग फेज की तरफ जाता है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम modified in the cisternae of the Golgi apparatus before their release from its transphase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. Golgi complex जो होते हैं इम्पॉर्टेंट साइट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए। तो देखा जाए क्या होता है, ईआर की सरफेस पर जो राइबोसोम पाए गए हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ आती है? ये सिस फेस पर आती है। कहाँ पर आएगी? सिस फेस पर आएगी। और सिस फेस से फिर मटेरियल को टारगेट तक पहुंचाया जाएगा, और अगर जो आवश्यक नहीं है तो सेल के बाहर सेक्रीट कर दिया जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या होता है, तो आपका आंसर है पैकेजिंग का होता है। क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। दूसरी बात देखा जाए, गोल्जी बॉडीज सेल वॉल मटेरियल लाइक सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का फॉर्मेशन भी करता है। दूसरी बात देखा जाए, तुम्हें मालूम है जैसे स्पर्म होते हैं मेल गैमीट के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। उस एक्रोजोम का भी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पर्म के ऊपर जो एक्रोजोम पाया गया है उसकी सिंथेसिस कौन करता है, तो आपका आंसर होगा गोल्जी बॉडीज करती है। कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। तो सेल वॉल मटेरियल लाइक सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के सिंथेसिस भी कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। और तुमको मैंने बताया है मेन काम अगर तुमसे पूछा जाए गोल्जी बॉडीज का क्या होता है, तो मेन काम क्या है? पैकेजिंग का काम करता है, मटेरियल को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? ईआर में होती है। तो इस प्रकार से गोल्जी बॉडीज भी किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं उन सब में गोल्जी बॉडीज होती है। और एक्चुअल में मटेरियल का सेक्रेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज का ही
काम होता है। तो मेन काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है, और सेकंड काम क्या होता है, सेक्रीशन का काम होता है। तो इसी के साथ में आज की सेवा समाप्त कर रहे हैं। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए प्लीज़। ओके।